जब 161 सम फैमिली इमरजेंसी गाइस प्लीज डोंट रीड। अर्नब ने आगे कहा अंडस को हम क्यों नहीं, उस नस के कोमल मुलायम सॉफ्ट और सुंदर हाथों से नहाने में मजा आएगा। अर्नब ने चाहत को देखकर कहा क्योंकि चाहत के नज्जे लेने में उसे मजे आ रहे थे। चाहत न इरिटा होकर कहा आपको शर्म नहीं आती अपनी बॉबी के सामने ऐसी घटिया और इतनी ज्यादा घटिया बातें करते हुआ। अर्नब ने एक हाथ से थोड़ा खींचकर आपने नजदीक लाते हुए कहा क्यों तुम्हें ये सोचकर जलन हो रही है कि कोई और लड़की मेरे पास आएगी और मुझे छुएगी। तभी आयु जो कि ये सब कुछ देखकर आयु की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने आंसू साफ करते हुए बोला अंडस को मैं तो इमोशनल हो गया, तुम दोनों का प्यार देखकर आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। अर्नब ने उसे घूरते हुए कहा अब कुछ दिनों के लिए मैं नहीं तुम ऑफिस संभालोगी क्योंकि मैं तो जा नहीं सकता ना। ऑफिस का नाम सुनकर आयु के होश उड़ जाते हैं। वो बाहर से निकल जाने की सोचते हुए कहता है अरे दादी दादी बुला रही है मुझे इसलिए मैं जरा आता हूँ हम कहते हुए भाग जाता है। अर्नब बस दांत पीसते हुए बस देखता ही रहता है। चाहत अर्नब के पास आकर उसे अपनी तीखी नजरों से उसे घूरते हुए कहती है आप अपने कपड़े खुद उतरेंगे या मैं खुद उतारूं। अर्नब ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए देखा तो चाहत ने उसके कपड़े उतारने में हेल्प की। चाहत ने धीरे धीरे उसके कपड़े उतार कर साइड में रखा, फिर धीरे धीरे उसे स्पॉन्ज बात देने लगी। अर्नब के करीब होने से चाहत का दिल भी तेजी से धड़क रहा था जिसे वो संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसे इस तरह देखकर अर्नब के होठों पर मुस्कान आ जाती है। जैसे तैसे चाहत अर्नब को स्पॉन्ज बात देती है पर अनजाने में चाहत का हाथ अर्नब की चोट वाली जगह पर लग जाती है जिसे अर्नब दर्द से कराह उठता है। चाहत ने जब अर्नब की दर्द भरी आह सुनी तो इसने अर्नब से माफी मांगते हुए कहा सॉरी ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा है ना। कहते हुए वो उस जगह पर हल्की हल्की फूंक मारने लगी। चाहत की गर्म सांसें जब अर्नब को महसूस होती है वो कसकर अपनी मुठिया भिज लेता है और अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए कहता है स्टॉप इट प्लीज। चाहत ने उसकी बात सुनकर हल्की गुस्से भरी आवाज में कहा एक तो आपके दर्द में आपको राहत देना चाहती हूँ, ऊपर से इनके नखरे तो देखो, मन तो करता है कि मुंह तोड़ दूं, पर क्या कर सकते हैं पति को परमेश्वर जो है हूँ। वो गुस्से से कहते हुए मुंह बनाते हुए बबाहा से चली गई। अर्नब ने उसको जाते हुए देखकर दांत पीसते हुए कहा इतने दिनों में बस इस लड़की का गुस्सा बढ़ा है पर अकल अभी भी घुटनों में ही है। आदि ने बाहर एक फाइल लेकर आते हुए कहा क्या हुआ, किस पर गुस्सा उतार रहा है, वो भी ऐसे हालत में। अर्नब ने कहा और कौन, मेरी बीवी कम बच्ची जो है मेरे पास जिसे कुछ समझ ही नहीं आता और आजकल कुछ ज्यादा ही तेवर बदल गए हैं मैडम के। आदि ने कहा उसे छोड़, ये बता कि तुझे ये चोट कैसे लगी, कैसे हुआ ये सब कुछ। आदि के सवाल पर अर्नब सोचने लगा। प्रिशा का अपार्टमेंट। समर्थ के इस तरह से बिस्तर पर धकेलने से प्रिशा बुरी तरीके से घबरा जाती है और तुरंत उठकर बैठ जाती है, फिर बैग की दूसरी तरफ से दरवाजे की तरफ जाने लगती है। समर्थ प्रिशा को जाता हुआ देखता है तो उसे कमर से पकड़कर फिर से अपनी तरफ खींच लेता है और दरवाजा अंदर से लॉक कर अपने कदम प्रिशा की तरफ बढ़ाता है। प्रिशा घबराते हुए बोली समर्थ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे क्यों ऐसे उठा कर लेकर आए हो, मैंने बिगड़ा है तुम्हारा। समर्थ अपने दांत पीसते हुए बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिल्ली छोड़कर जाने के बारे में सोचने की, कितने दिनों से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, मेरा कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रही हो तुम, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। प्रिशा समर्थ की बात सुनकर बोली देखो समर्थ ये मेरी लाइफ है, मैं जहाँ जाना चाहूंगी वहाँ जा सकती हूँ, मुझे तुमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है समझे। मैंने पहले ही कहा था मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है, तो तुम किस हक से मुझसे ये सवाल कर रहे हो। प्रिशा की बात सुनकर समर्थ उसके करीब बढ़ने लगा तो प्रिशा समर्थ को अपने पास देखकर डर से पीछे होने लगती है। टोनी समर्थ उसके कमर को कसकर पकड़ के कहता है देखो मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करने नहीं आया हूँ, मैं बस तुमसे उस रात के बारे में बात करने आया हूँ। प्रिशा समर्थ की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है, फिर जल्दी से कहती है ठीक है मैं तुम्हें अपना जवाब दे दूंगी, जाओ यहाँ से। समर्थ प्रिशा के करीब आते हुए बोला अब इतनी मुश्किल से आया हूँ तो कुछ एडवांटेज लेना तो बनता है ना, तुम्हें ऐसा नहीं लगता। प्रिशा दूर होते हुए बोली समर्थ तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये सही नहीं है, इसलिए चले जाओ यहाँ से। समर्थ को प्रिशा की बात सुनकर तेज गुस्सा आता है। वो प्रिशा की बात को इग्नोर करके उसके गले के पीछे अपना हाथ डाल उसके चेहरे को अपने पास प्रिशा करवट बदल कर सो जाती है। समर्थ एक गहरी सांस लेकर मिस्टीरियस नजरों से प्रिशा को देखते हुए बोला बहुत जल्द कुछ ऐसा होगा जिसे तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, दूर नहीं कर पाएगा। मुझे सब पता है वो क्या सोचता है, ये भी पता है, लेकिन कैसे करेगा वो तुम्हें मुझसे दूर।
तुम तो समर्थ की रूह में बसी हुई हो और बहुत जल्द समर्थ तुम्हारी रूह में इस कदर अपने लिए प्यार भर देगा कि तुम खुद अपने दिल से लग जाएगी और मुझे उसी दिन का इंतजार रहेगा जब तुम पूरे हक से होंगी। जस्ट वेट एंड वॉच मिस प्रिशा खुराना। तुम खुद आएगी मेरे पास और मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। इतना कहकर समर्थ प्रिशा के माथे पर किस करता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। अर्नब ने आगे कहा, अंडस को हम क्यों नहीं, उस नस के कोमल, मुलायम, सॉफ्ट और सुंदर हाथों से नहाने में मजा आएगा। अर्नब ने चाहत को देखकर कहा, क्योंकि चाहत के नज्जे लेने में उसे मजे आ रहे थे। चाहत ने इरिटा होकर कहा, आपको शर्म नहीं आती अपनी बॉबी के सामने ऐसी घटिया और इतनी ज्यादा घटिया बातें करते हुआ। अर्नब ने एक हाथ से थोड़ा खींचकर आपने नजदीक लाते हुए कहा, क्यों तुम्हें ये सोचकर जलन हो रही है कि कोई और लड़की मेरे पास आएगी और मुझे छुएगी। तभी आयु, जो कि ये सब कुछ देखकर आयु की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने आंसू साफ करते हुए बोला, अंडस्को मैं तो इमोशनल हो गया, तुम दोनों का प्यार देखकर आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। अर्नब ने उसे घूरते हुए कहा, अब कुछ दिनों के लिए मैं नहीं तुम ऑफिस संभालोगी, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकता ना। ऑफिस का नाम सुनकर आयु के होश उड़ जाते हैं। वो बाहर से निकल जाने की सोचते हुए कहता है, अरे दादी, दादी बुला रही है मुझे, इसलिए मैं जरा आता हूँ, हम कहते हुए भाग जाता है। अर्नब बस दांत पीसते हुए बस देखता ही रहता है। चाहत अर्नब के पास आकर उसे अपनी तीखी नजरों से उसे घूरते हुए कहती है, आप अपने कपड़े खुद उतरेंगे या मैं खुद उतारूं। अर्नब ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए देखा तो चाहत ने उसके कपड़े उतारने में हेल्प की। चाहत ने धीरे धीरे उसके कपड़े उतारकर साइड में रखा, फिर धीरे धीरे उसे स्पॉन्ज बात देने लगी। अर्नब के करीब होने से चाहत का दिल भी तेजी से धड़क रहा था, जिसे वो संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसे इस तरह देखकर अर्नब के होठों पर मुस्कान आ जाती है। जैसे तैसे चाहत अर्नब को स्पॉन्ज बात देती है, पर अनजाने में चाहत का हाथ अर्नब की चोट वाली जगह पर लग जाती है, जिसे अर्नब दर्द से कराह उठता है। चाहत ने जब अर्नब की दर्द भरी आह सुनी तो इसने अर्नब से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा है ना, कहते हुए वो उस जगह पर हल्की हल्की फूंक मारने लगी। चाहत की गर्म सांसें जब अर्नब को महसूस होती है, वो कसकर अपनी मुठिया भिज लेता है और अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए कहता है, स्टॉप इट प्लीज। चाहत ने उसकी बात सुनकर हल्की गुस्से भरी आवाज में कहा, एक तो आपके दर्द में आपको राहत देना चाहती हूँ, ऊपर से इनके नखरे तो देखो, मन तो करता है कि मुंह तोड़ दूं, पर क्या कर सकते हैं, पति को परमेश्वर जो है हूँ। वो गुस्से से कहते हुए मुंह बनाते हुए बबाहा से चली गई। अर्नब ने उसको जाते हुए देखकर दांत पीसते हुए कहा, इतने दिनों में बस इस लड़की का गुस्सा बढ़ा है, पर अकल अभी भी घुटनों में ही है। आदि ने बाहर एक फाइल लेकर आते हुए कहा, क्या हुआ, किस पर गुस्सा उतार रहा है, वो भी ऐसे हालत में। अर्नब ने कहा, और कौन, मेरी बीवी कम बच्ची जो है मेरे पास, जिसे कुछ समझ ही नहीं आता, और आजकल कुछ ज्यादा ही तेवर बदल गए हैं मैडम के। आदि ने कहा, उसे छोड़, ये बता कि तुझे ये चोट कैसे लगी, कैसे हुआ ये सब कुछ। आदि के सवाल पर अर्नब सोचने लगा। प्रिशा का अपार्टमेंट। समर्थ के इस तरह से बिस्तर पर धकेलने से प्रिशा बुरी तरीके से घबरा जाती है और तुरंत उठकर बैठ जाती है, फिर बैग की दूसरी तरफ से दरवाजे की तरफ जाने लगती है। समर्थ प्रिशा को जाता हुआ देखता है तो उसे कमर से पकड़कर फिर से अपनी तरफ खींच लेता है और दरवाजा अंदर से लॉककर अपने कदम प्रिशा की तरफ बढ़ाता है। प्रिशा घबराते हुए बोली, समर्थ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे क्यों ऐसे उठा कर लेकर आए हो, मैंने बिगड़ा है तुम्हारा। समर्थ अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिल्ली छोड़कर जाने के बारे में सोचने की, कितने दिनों से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, मेरा कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रही हो तुम, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। प्रिशा समर्थ की बात सुनकर बोली, देखो समर्थ ये मेरी लाइफ है, मैं जहाँ जाना चाहूंगी वहाँ जा सकती हूँ, मुझे तुमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, समझे। मैंने पहले ही कहा था मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है, तो तुम किस हक से मुझसे ये सवाल कर रहे हो। प्रिशा की बात सुनकर समर्थ उसके करीब बढ़ने लगा तो प्रिशा समर्थ को अपने पास देखकर डर से पीछे होने लगती है। टोनी समर्थ उसके कमर को कसकर पकड़ के कहता है, देखो मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करने नहीं आया हूँ, मैं बस तुमसे उस रात के बारे में बात करने आया हूँ। प्रिशा समर्थ की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है, फिर जल्दी से कहती है, ठीक है मैं तुम्हें अपना जवाब दे दूंगी, जाओ यहाँ से। समर्थ प्रिशा के करीब आते हुए बोला, अब इतनी मुश्किल से आया हूँ तो कुछ एडवांटेज लेना तो बनता है ना, तुम्हें ऐसा नहीं लगता। प्रिशा दूर होते हुए बोली, समर्थ तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये सही नहीं है, इसलिए चले जाओ यहाँ से। समर्थ को प्रिशा की बात सुनकर तेज गुस्सा आता है।
वो प्रिशा की बात को इग्नोर करके उसके गले के पीछे अपना हाथ डाल उसके चेहरे को अपने पास प्रिशा करवट बदल कर सो जाती है। समर्थ एक गहरी सांस लेकर मिस्टीरियस नजरों से प्रिशा को देखते हुए बोला, बहुत जल्द कुछ ऐसा होगा जिसे तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, दूर नहीं कर पाएगा। मुझे सब पता है वो क्या सोचता है, ये भी पता है, लेकिन कैसे करेगा वो तुम्हें मुझसे दूर। तुम तो समर्थ की रूह में बसी हुई हो और बहुत जल्द समर्थ तुम्हारी रूह में इस कदर अपने लिए प्यार भर देगा कि तुम खुद अपने दिल से लग जाएगी और मुझे उसी दिन का इंतजार रहेगा जब तुम पूरे हक से होंगी। जस्ट वेट एंड वॉच मिस प्रिशा खुराना, तुम खुद आएगी मेरे पास और मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इतना कहकर समर्थ प्रिशा के माथे पर किस करता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। जब 162 वो आदमी लंघा कर चल रहा था और लेस्बियन लव और ट्विंस। प्रिशा समर्थ को अपने पास देखकर डर से पीछे होने लगती है। टोनी समर्थ उसके कमर को कसकर पकड़ के कहता है, देखो मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करने नहीं आया हूँ, मैं बस तुमसे उस रात के बारे में बात करने आया हूँ। प्रिशा समर्थ की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है, फिर जल्दी से कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें अपना जवाब दे दूंगी, जाओ यहाँ से। समर्थ प्रिशा के करीब आते हुए बोला, अब इतनी मुश्किल से आया हूँ तो कुछ एडवांटेज लेना तो बनता है ना, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? प्रिशा दूर होते हुए बोली, समर्थ तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये सही नहीं है, इसलिए चले जाओ यहाँ से। समर्थ को प्रिशा की बात सुनकर तेज गुस्सा आता है। वो प्रिशा की बात को इग्नोर करके उसके गले के पीछे अपना हाथ डाल उसके चेहरे को अपने पास प्रिशा करवट बदल कर सो जाती है। समर्थ एक गहरी सांस लेकर मिस्टीरियस नजरों से प्रिशा को देखते हुए बोला, बहुत जल्द कुछ ऐसा होगा जिसे तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, दूर नहीं कर पाएगा। मुझे सब पता है वो क्या सोचता है, ये भी पता है, लेकिन कैसे करेगा वो तुम्हें मुझसे दूर। तुम तो समर्थ की रूह में बसी हुई हो और बहुत जल्द समर्थ तुम्हारी रूह में इस कदर अपने लिए प्यार भर देगा कि तुम खुद अपने दिल से लग जाएगी और मुझे उसी दिन का इंतजार रहेगा जब तुम पूरे हक से होंगी। जस्ट वेट एंड वॉच मिस प्रिशा खुराना, तुम खुद आएगी मेरे पास और मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। इतना कहकर समर्थ प्रिशा के माथे पर किस करता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अर्नब का कमरा। अर्नब सोचते हुए कहता है, जहां तक मुझे याद है मैं कल ड्राइवर के साथ ऑफिस से घर आ रहा था, मेरे साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं था। घर की ओर आते हुए अचानक चलती हुई गाड़ी में कहीं से एक बुलेट आकार तेज दरारी से कार के कांच को तोड़ते आकार सीधा ड्राइवर को लगी। फ्लैशबैक। रास्ता। ड्राइवर को गोली लगने से गाड़ी को बैलेंस बिगड़ जाता है, वो अपने आप बेकाबू होकर चलने लगती है, जिसे देखकर अर्नब बहुत ज्यादा डर जाता है। वो आगे की ओर कूदते हुए गाड़ी की स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की पर गाड़ी काबू में नहीं रहती, एक पेड़ से जा टकराती है। तभी एक साथ गाड़ी के टायर पर एक साथ दो गोलियां और चलती है। गाड़ी के दोनों टायर फट जाते हैं। गाड़ी पेड़ से टकराने की वजह से अर्नब, जिसे सर पर हल्की सी चोट आई थी, वो उसकी परवाह ना करते हुए जो कि अपने ड्राइवर को बचाने की कोशिश में उसे बाहर लाने की कोशिश करता है, पर इन मौके पर कोई उसके हाथ पर जोर से वार करता है, जिसे अर्नब की पकड़ अपने ड्राइवर से छूट जाती है। वो ड्राइवर काका जमीन पर गिर पड़ता है। अर्नब दर्द से करहाकर अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे 10 हट्टे कट्टे बाउंसर खड़े थे। अर्नब बिल्कुल उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। एक पल के लिए सारे बाउंसर उसे देखकर डर जाते हैं, क्योंकि अर्नब इस वक्त काफी गुस्से में नजर आ रहा था। उसके आंखों से इस वक्त अंगारे बरस रहे थे। वो इस वक्त काफी डरवाना नजर आ रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा तो उनमें से एक बाउंसर ने उस पर वार किया। अर्नब ने उसके वार को रोकते हुए एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया। वो आदमी सीधा जमीन पर जा गिरा, उसके मुंह से खून निकलने लगा। अर्नब न एक के बाद एक हर एक बाउंसर को अच्छे से धूल चाटने लगा। अकेला अर्नब उन सारे बाउंसर पर भारी पड़ रहा था। धीरे धीरे कर सारे बाउंसर जमीन पर ढेर होते चले गए। अर्नब उन सबको धूल चाटा कर चीरू को कॉल करता है ताकि दूसरी गाड़ी मंगवा सके। हेलो चीरू, जल्दी से मेरी लोकेशन ट्रेस करके एक दूसरी गाड़ी भेजो। चीरू ने उसकी बात सुनकर कहा, ओके सर। उसने इतना ही कहा था कि दूसरी तरफ से गोली चलाने की आवाज आई। चीरू ने डर और घबराहट में चिल्लाया, सर, किसी ने अर्नब की पीठ पर 2 गोलियां चलाई थी। अर्नब बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह खड़ा था। अचानक से वो अंधे मुंह गिर जाता है। ये गोली किसी ने अर्नब को जान से मारने के लिए चलाई थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आखिर क्यों कोई अर्नब को मारना चाहता था? ये अपने आप में एक मिस्ट्री थी। जिस आदमी ने अर्नब पर गोली चलाई थी, अर्नब को तड़पते हुए देख उसके चेहरे पर एक नफरत से जीत भरी मुस्कान थी। जैसे वो अर्नब से बेइंतहा नफरत करता हो, अर्नब को तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहता हो। अर्नब मरा या जिंदा है ये सोचकर वो उसके करीब बढ़ने लगा।
वो उसके पास पहुंच पता इससे पहले ही वहां एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से चीरू कुछ बॉडीगार्ड के साथ निकला और भागा भागा अर्नब और ड्राइवर काका के पास आया। गार्ड ने ड्राइवर काका को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन चीरू और कुछ गार्ड ने जैसे ही अर्नब को उठने की कोशिश की तो अर्नब ने दर्द से अपनी पलकें झपका कर कहा, मुझे चाहत के पास जाना है। चीरू ने उसकी बात सुनकर कहा, बट सर आपको इस वक्त हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, हम उसके बाद मैडम के पास चलेंगे। अर्नब को गाड़ी में आराम से बैठा दिया जाता है। वही अर्नब कहता है, मैंने कहा ना मुझे चाहत के पास जाना है। अर्नब को इस हालत में देखकर चीरू और ज्यादा बहस न करते हुए उसे घर लेकर आता है। प्लेस बैक एंड अर्नब का कमरा। आदि ने उसकी पूरी बात सुनकर कुछ सोचते हुए कहा, बेसे तुझे कुछ याद है? मतलब कुछ याद होगा जिसे हम उसका पता लगा सके। अर्नब ने चिड़चिड़ाहट से कहा, नहीं यार आदि, वो सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं कुछ ना सोच ही नहीं पाया और ना ही देख पाया। कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, फिलहाल अपनी सुतली बम का गुस्सा ठंडा करने पर ध्यान दे, बाकी मैं देख लूंगा। आदि ने मुस्कुराकर कहा। अर्नब ने उसे देखकर मुंह बांधते हुए कहा, हम वो कुछ ज्यादा ही आइटम बम बनी हुई हैं आजकल। मैं उसे मानने की सोचता हूं तो डर लगता है कहीं गुस्से से मेरा मुंह न तोड़ दे। आदि ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, मतलब कमाल है, जो आदमी किससे नहीं डरता वो अपनी बीवी से डर रहा है भाई, वाह। अर्नब ने उसे घूरते हुए कहा, ज्यादा तारीफ मारकर पता चला मैडम हवा में उड़ने लगी। आदि ने फाइल्स उठाकर बाहर से जाते हुए मुंह बनाकर कहा, मुझे तुम दोनों मियाँ बीवी पिछड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना, इसलिए मुझे माफ करो। वो जाने लगा तो अर्नब ने उसे रोकते हुए कहता है, आदि रुक। आदि ने उसकी तरफ मुड़कर देखा तो अर्नब ने कहा, अपने साथ उस नालायक को भी लेते जाना, ताकि राशन पानी खाली करने के अलावा कुछ काम धंधा भी सीख ले। अर्नब की बात सुन आदि ने अपना सर हम में हिलाते हुए वहां से जाने लगा तो अर्नब ने फिर कहा, आदि रुक। अब आदि ने अर्नब पर चिढ़ते हुए कहा, क्या है, एक ही बार में सब कुछ बोल नहीं सकता क्या जो बरबर बुला रहा है? उद्धरण चिन्ह। अर्नब ने उसे इस तरह चिढ़ते हुए देखकर धीरे से कहा, यार वो मुझे कुछ और भी याद आया तो बस वही कह रहा था। आदि ने भागते हुए उसके पास आकर जहा, तो जल्दी बोलना, किसका इंतजार कर रहा है? तभी आयान ने आते हुए कहा, यार तुम दोनों फिर एक साथ 1 घंटे से कर क्या रहे हो? कभी कभी तो लगता है तुम दोनों लेस्बियन लव हो। आदि ने आयन की बात सुनकर उसे एक लात मारते हुए कहा, हट बे साले, जब भी बोलता है कीचड़ ही उगालता है। उसने आयान से नजरें हटाते हुए अर्नब को घूर कर देखते हुए कहा, और तू तेरे मुंह में ताला लगा है क्या? जल्दी बोलना। आयान नीचे गिरा हुआ अपने पेट को पकड़ कर कराहते हुए कहता है, कोई सीरियस डिस्कशन चल रहा था क्या? आदि ने आयान को खा जाने वाली नजरों से घूरा तो वो चुप हो गया। वही अर्नब ने कहा, मुझे ठीक से तो याद नहीं है, बट मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो आदमी लंगड़ा कर चल रहा था। आई एम श्योर उसके दोनों पैरों में से किसी एक में प्रॉब्लम में जरूर थी। आयान ने उसे देखकर कहा, तूने तो कहा कि तुझे ठीक से नहीं पता, फिर तू इतना यकीन से कैसे कह सकता है कि वो जो आदमी था वो लंगड़ा कर चल रहा था? हो सकता है ये तेरा वहम हो। अर्नब ने उसे देखकर कहा, मैंने कहा था, पर मुझे थोड़ी देर बाद फिर होश आया। जब मैंने उठना चाहा तो मैं उठ नहीं पाया और ज्यादा देर तक ना उठने की वजह से उसे लगा मैं मर गया। वो यही बात कंफर्म करने के लिए मेरी तरफ आने लगा, जिसे मैंने अपनी धुंधली आंखों से उसका सिर्फ पैर देखा था। उसके जूते देखे थे जो कि स्पेशली ऐसे पैरों से डिसेबल लोगों के लिए कस्टमाइज करके बनवाया जाता है, और उसने ये सिर्फ एक पैर में पहना था जिसे वो लंगड़ा कर चल रहा था। आदि और आयन ने उसकी पूरी बात सुनकर कहा, ठीक है, हम देखते हैं। यू डोंट वरी ओके। अर्नब ने हम में सर हिलाया तो वो लोग वहां से निकल गए। अर्नब बैठकर चाहत को इम्प्रेस करने के तरीके गूगल में ढूंढने लगा। कपूर हाउस। स्वयं आज काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसने अर्नब को बीट करने के लिए एक बहुत बड़ी डील क्रैक कर ली थी। वो एक पेपर उठाकर अपने घर के सबसे आखिरी कोने पर बने एक रूम में जाता है। वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है। आते ही सारी लाइट्स ऑन कर देता है। अपने चेहरे पर एक बहुत बड़ी वाली मुस्कान लिए वो रूम के बीचों बीच आता है, जहां पर दीवार पर लगी एक फोटो पर से लाल कपड़ा हटाते हुए देखता है तो सामने तस्वीर पर 2 आदमी खड़े मुस्कुरा रहे हैं, जो बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे थे। देसी ट्विंस हो। स्वयं ने उस फोटो के आगे एक पेपर करते हुए हंसकर कहा, कैसा है मेरा सो कॉल्ड भाई? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुझे पता है आज के बाद तेरी सारी जायदाद सिर्फ मेरी हो जाएगी, जिसका मैंने बरसों से इंतजार किया है, जिसके लिए मैंने अपनी पहचान तक खो दी, खुद को दुनिया के सामने मारकर तुझे जिंदा रखा है ताकि ये जायदाद एक दिन मेरी हो सके। फाइनली आज ये मेरी हो ही गई।
अब दुनिया या किसी और के सामने तुम्हारा ये राज नहीं आना चाहिए, वरना मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। ये कहते हुए वो पूरे कमरे में शराब छिड़कने लगा। शराब छिड़कने के बाद वो खुद बाहर आकर अपने पॉकेट से लाइटर निकलकर पूरे कमरे में आग लगा देता है। कुछ ही पलों में वो कमरा आग की लपटों में घिर जाता है। घर पर फायर अलार्म बजने लगता है तो उसकी पत्नी हिमानी बाहर आकर घबराते हुए कहती है, आग, स्वयं आग लगी है, कुछ तो करो, वरना पूरे घर में आग लग सकती है। स्वयं ने उन आग की लपटों को देखकर कहा, जस्ट रिलैक्स हिमानी, कोई आग नहीं लगेगी, बस इस कमरे को छोड़कर इसका एक भी इनका इस आग की लपटों से बचना नहीं चाहिए, वरना हमारे लिए सब कुछ तबाह कर देगा। हिमानी ने उसे डरी हुई नजरों में देखकर कहा, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? उसकी बात सुनकर स्वयं के मन में छुपा डर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। वो बिना कोई जवाब दिए ही बाहर से निकल जाता है। हिमानी उसे जाता देखकर खुद उस कमरे को देखती है जो इस वक्त आधा से ज्यादा आग की लपटों में जा चुका। जब 163 निशा आदि की फर्स्ट किस दिल। कुछ ही पलों में वो कमरा आग की लपटों में घिर जाता है। घर पर फायर अलार्म बजने लगता है तो उसकी पत्नी हिमानी बाहर आकर घबराते हुए कहती है, आग। स्वयं ने उन आग की लपटों को देखकर कहा, जस्ट रिलैक्स हिमानी, कोई आग नहीं लगेगी, बस इस कमरे को छोड़कर इसका एक भी इनका इस आग की लपटों से बचना नहीं चाहिए, वरना हमारे लिए सब कुछ तबाह कर देगा। हिमानी ने उसे डरी हुई नजरों में देखकर कहा, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? उसकी बात सुनकर स्वयं के मन में छुपा डर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। वो बिना कोई जवाब दिए ही बाहर से निकल जाता है। हिमानी उसे जाता देखकर खुद उस कमरे को देखती है जो इस वक्त आधा से ज्यादा आग की लपटों में जा चुका था। अगली सुबह अग्निहोत्री हाउस। सब लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे, पर बाहर अर्नब नहीं था। दादी ने चाहत को देखकर कहा, चाहत जाओ और अर्नब के लिए कमरे में ही खाना ले जाओ। चाहत ने जी कहा और कमरे की ओर चली गई। तभी निशा अपने कमरे से भागती हुई आई और उसने दादा दादी के पैर छूते हुए कहा, बाय बाय सबको, मैं जा रही हूँ कॉलेज। दादी ने उसे रोकते हुए कहा, और रुक, राजधानी एक्सप्रेस कहाँ भागी चली जा रही है, नाश्ता तो कर ले। निशा ने उन्हें देखते हुए कहा, नहीं दादी, आज कॉलेज में एक प्रोफेसर के तौर पर हमारा पहला दिन है, हमें लेट नहीं होना आज। दादी ने उसके सर पर मारते हुए कहा, अच्छा मुझे ज्यादा मत सिखा, तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, और थोड़ा और जल्दी उठकर निकलती तो टाइम पर पहुंचती, पर नहीं, दोनों भाई बहन की आदत है हमेशा घोड़े पर सवार होकर रहना। आदि जो नाश्ता कर रहा उसने ये सुना तो उसने जल्दी से निसाता खत्म करते हुए भी उठकर कहता है, निशा तुम कॉलेज जा रही हो ना, चलो मैं तुम्हें छिड़ देता हूँ, दोनों का काम हो जाएगा। आदि ने निशा का हाथ पकड़ उसे अपने साथ खींचना शुरू किया, मगर आज निशा को उसके साथ कहीं नहीं जाना था। उसे इस तरह से अकड़ते देख आदि ने अब गुस्से में कहा, ज्यादा नखरे करे तो उठा कर ले जाऊंगा। उसकी बात सुन निशा शांत हो गई और अब चुपचाप उसके साथ चलने लगी तो वो उसे कॉलेज के गार्डन एरिया में ले आया था। और भी कई सारे स्टूडेंट्स थे, इस वजह से वो उसे साइड में लेकर आया और उसने निशा का हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या है ये सब, क्यों छिप रही हो मुझसे? निशा ने उसकी बात सुनकर तपाक से कहा, छिप नहीं रही हूँ, आपसे दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ। आदि ने अपना मास्क नीचे कर एक नज़र निशा को घूर कर देखा और फिर उससे पूछा, क्यों कोशिश कर रही हो, हुआ क्या है? निशा ने इधर उधर देख आदि से कहा, कुछ नहीं, बस मेरी आंखें खुल गई हैं। ये कहते हुए आरोही ने अब उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और जाने के लिए मुड़ी तो आदि ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ धीरे से उसकी आंखों को देखते हुए पूछा, क्या ये तब बंद थी जब तुमने मुझसे शादी की थी? निशा ने एक बार फिर आसपास नजरें घुमाए, आते जाते लोग उसे ही देख रहे थे। ये देख उसने धीरे से कहा, वो सब बचपन की बातें थी, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, वो भी आप जैसे ईशान से, तो मुझे कोई भी बात नहीं करनी। निशा की बात सुन आदि उसे घूर कर देखते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? तुम इसी तरह करवा चौथ की रात भी मुझ पर इल्जाम लगा रही थी, और अब भी लगा रही हो, क्यों? ऐसा भी क्या किया मैंने? निशा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, मुझे आपके बारे में सब पता चल चुका है कि कैसे इंसान हैं आप, पर मैं आपके जैसी नहीं हूँ, इसलिए दूर रहिए मुझसे। निशा की बात सुनकर आदि को गुस्सा तो बहुत आया, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे निशा ने उस पर बेबुनियाद गलत इल्जाम लगाया हो। उसने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए उसे देखते हुए कहा, और क्या जान लिया मेरे बारे में? मुझे भी आज साफ साफ शब्द में बताओ, जरा मैं भी तो सुनूं। तुम कुछ भी बोल सकती हो, कितना ही जहर उगल सकती हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आरोही ने उसे मुस्कुराते देख थोड़े गुस्से में कहा, मैं क्या कोई नागिन हूँ जो जहर उगलेगी? सच में
पर मेरे पास आपके लिए फालतू टाइम नहीं है। अब मेरा हाथ छोड़िए, मेरी क्लास है, मेरे स्टूडेंट मेरा वेट कर रहे होंगे। आदि ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाते हुए कहा, कौन से स्टूडेंट? आधे से ज्यादा तो यही अपनी मैडम की रासलीला देखने के लिए खड़े हुए हैं। सेमीकोलन। निशा ने इस बार चिढ़ते हुए कहा, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए। ये कॉलेज है, आपका घर या कैफे नहीं जो इस तरह छिचोरी हरकत करेंगे। आदि ने उसकी बात सुन उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, लो छोड़ दिया, पर ये मत सोचना कि तुम्हें खुद से दूर। आदि ने अचानक बोलना बंद के इस तरह के एटीट्यूड को देख निशा थोड़ा घबरा गई और वो पीछे हटने को थी कि तभी आदि ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और निशा को अपने गले से लगा कर कहा, तुम्हें दूर भागना है ना, भागो, पर मैं अब तुम्हें दूर जाने नहीं दूंगा। बेयानानी ने उसकी बाहों में छटपटाते हुए कहा, क्यों, क्या कर लेंगे आप मेरा? कुछ नहीं ना ही कर सकते आप सिवाय मुझे हट करने के। मुझे तकलीफ देने अलावा आप कभी कुछ नहीं कर सकते। आदि ने निशा को खुद से अलग करते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, पागल हो क्या, तुम्हें तकलीफ क्यों दूंगा? आदि ने निशा को कमर से संभालते हुए कहा, मैं तो तुमसे प्यार करूंगा, बहुत सारा प्यार। कहते हुए उसके चेहरे पर झुक गया और अगले ही पल अपने होंठ प्रिया के होठों पर रख दिए। आदि ने निशा को बहुत प्यार से किस किया। अधिराज के होठों का मीठा सा एहसास पाकर निशा की आंखें ना चाहते हुए भी बंद होने लगी। वो धीरे धीरे शांत होने लगी। थोड़ी देर बाद आदि उससे अलग हो अपने पॉकेट से रुलाल निकलकर उसके होठों को साफ कर देता है। वही निशा उसकी हरकतें कुछ समझ नहीं आई तो वो उसे घूरने लगी। उसका मन कर रहा था मानो वो आदि को जी भर कर पीट दे, क्योंकि आज उसका पहला दिन था कॉलेज में और आदि की हरकत ने उसका एक अच्छा खासा इमेज भी उसके लिए एम्ब्रेसमेंट में बदल गया। इस पर आदि मुस्कुराया और उसने निशा का हाथ पकड़ते हुए कहा, आ जाएगा तुम्हें, चलो बाकी बातें बाद में, अभी तुम अपनी क्लास में जाओ, शाम को कॉल करूंगा, तुम्हें पिक करने आऊंगा। आदि की कोई बात निशा को समझ तो नहीं आई थी। वो उसे कंफ्यूज भरी नजरों से देखने लगती है, पर फिर भी वो आदि के पास जाकर उसे देखकर हुए कहती है, मुझे नहीं देखना और ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है, इसलिए कॉल भी मत करना। आदि ने ये सुन निशा को घूरते हुए पूछा, सच में बात नहीं करोगी? निशा ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए ना में हिलाया किया तो आदि ने कहा, सोच लो तुम, क्योंकि यहाँ कॉलेज में तो सब कुछ अच्छे से हो गया क्योंकि यहाँ कोई तुम्हें नहीं जानता। पर सोचो अगर तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठा और मुझसे बात भी नहीं की तो क्या पता मैं तुम्हारी और मेरी पिक्स पूरी दुनिया देखेगी क्यों? निशा ने इरिटेट होते हुए कहा, तुम चाहते क्या हो आखिर? आदि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाह रहा हूँ बस। निशा ने उसे देखकर कहा, बस बस अब अगर नाटक खत्म हो गया तो चलो यहाँ से जाओ। जब 164 चाहत स्वयं कपूर बेटी नहीं है और जंगल वाली रोमांटिक डेट आदि के पास जाकर उसे देखकर हुए कहती है, मुझे नहीं देखना और ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है, इसलिए कॉल भी मत करना। आदि ने ये सुन निशा को घूरते हुए पूछा, सच में बात नहीं करोगी? निशा ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए ना में हिलाया किया तो आदि ने कहा, सोच लो तुम, क्योंकि यहाँ कॉलेज में तो सब कुछ अच्छे से हो गया क्योंकि यहाँ कोई तुम्हें नहीं जानता। पर सोचो अगर तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठा और मुझसे बात भी नहीं की तो क्या पता मैं तुम्हारी और मेरी पिक्स पूरी दुनिया देखेगी क्यों? निशा ने इरिटेट होते हुए कहा, तुम चाहते क्या हो आखिर? आदि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाह रहा हूँ बस। निशा ने उसे देखकर कहा, बस बस अब अगर नाटक खत्म हो गया तो चलो यहाँ से जाओ। निशा ने इतना ही कहा था कि उसे एक गुस्से भरी आवाज़ सुनाई देती है, हु द हेल आर यू? जो कॉलेज कैंपस में खड़े होकर इतनी घटिया हरकत कर रही हो? यू नो ना तुम्हारी इस घटिया हरकत के लिए मैं तुम्हें पैनिश कर सकता हूँ। निशा न देखा तो ये कॉलेज के प्रिंसिपल सर थे जो उन दोनों को गुस्से से खड़े घूर रहे थे। उन्होंने निशा को देखा तो कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप इस कॉलेज की न्यू प्रोफेसर है, आम आई राइट? निशा ने सर झुकाकर हम में सर हिलाया तो उन्होंने फिर कहा, तो किस हैसियत से आई है आप यहाँ? खुद की यासिया बच्चों को दिखाने या यहाँ कोई एम्यूजमेंट पार्क घूमने? मैं खुद आपको रास्टिगेट करता हूँ। ये सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ चुके थे। वही आदि अपना सेब निकलकर प्रिंसिपल सर को देखते हुए कहता है, आई डोंट थिंक कि यहाँ किसे रहना है और किसे जाना है, इसका फैसला आपका होना चाहिए मिस्टर बत्रा। जब मिस्टर बत्रा ने आदि को देखा तो उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उन्होंने घबराई हुई नजरों से आदि को देखा तो आदि ने एक डेविल स्माइल पास करते हुए कहा, क्या हुआ, आप कुछ घबराए हुए से नजर आ रहे हैं क्यों? मिस्टर बत्रा ने डरते हुए कहा, सर आप, वो भी यहाँ। आदि ने एक नज़र निशा को देखा फिर मिस्टर बत्रा को देखकर कहा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ छोड़ने आया था।
बट यहाँ आकर देखा तो आपके तेवर कुछ ज्यादा ही बदल गए हैं, क्यों? मिस्टर बत्रा ने आदि से कहा। सर पर वो कुछ और कहते इससे पहले ही आदि ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की से इतनी तेज आवाज में बात करने की? मैं मनाता हूँ कि गलती हुई है, लेकिन उस गलती के लिए एक प्रोफेसर को इस तरह कैंपस के प्लेग्राउंड में बेइज्जत करना, उसे निकलने की धमकी कहाँ तक सही है? आदि का गुस्सा बढ़ता देखकर निशा ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, आम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। आदि अब थोड़ा शांत हुआ तो उसने सबको देखते हुए फिर कहा, अच्छे से देख लो सब, ये मेरी बंदी है, इसलिए ध्यान रहे ना किसकी नज़र उठे और ना आवाज। फिर उसने निशा को देखा तो उसे कहा, अगर मैं नहीं आ पाया तो ड्राइवर लेने आएगा। शाम को कहाँ आना है मैं मैसेज पर बता दूंगा। उसने निशा के माथे पर किस किया और बाहर से चला गया। उसके जाने के बाद मिस्टर बत्रा ने भी उसे माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी मैम, चलिए मैं आपको आपका क्लास दिखाता हूँ। निशा भी उनके साथ क्लास देखने चली जाती है। शाम का वक्त, अग्निहोत्री हाउस। निशा वापस घर आई तो उसने देखा सब चाय और नाश्ता कर रहे थे। उसने अपनी नज़रें चारों ओर घुमाई तो आदि उसे कहीं नहीं दिखा। चाहत ने निशा को देखा तो उसके पास जाकर कहा, दी यहाँ आयो, देखो दादी ने हम सबके लिए कचौड़ी बनाई है, आप भी ट्राई करो और बताओ कैसी है। निशा ने तो जैसे सुना ही नहीं और बाहर से चली गई। चाहत को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए जब वो उसके कमरे में गई तो देखा निशा परेशान सी चक्कर काट रही है। चाहत उसके पास आई, उसने उससे कहा, क्या हुआ, आप परेशान हो? बताओ मुझे, क्योंकि झूठ तो बोलना मत। निशा ने उसे सब कुछ बता दिया तो चाहत ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा तो इसलिए आप परेशान हो क्योंकि भाई ने आपको डेट पर आने की धमकी दी है, तो जाओ ना एंजॉय करो। निशा ने उसे देखकर छोटा सा मुंह बनाकर कहा, पार घर वाले, उनसे क्या कहूंगी। चाहत ने निशा के लिए कपड़े निकलने हुआ कहा, डोंट वरी, उन्हें मैं संभाल लूंगी, आप बास भाई के साथ अपनी डेट एंजॉय करना। उसकी बात सुनकर निशा मुस्कुरा दी तो चाहत खुद निशा को टायर कराने लगी। निशा बहुत कंफ्यूज थी, बट चाहत के कहने वो तैयार हो जाती है। खुश होकर तैयार हो रही थी। सैयद डर सा था कि उसकी जिंदगी वो आदि के साथ खुशी खुशी बीता भी पाएगी या नहीं, पर फिर भी वो बस उस लम्हे को जी रही थी। उसने एक पिंक कलर के खुले पल्ले की साड़ी और मल्टी कलर का ब्लाउज पहना। निशा बहुत खूबसूरत लग रही थी। चाहत ने उसे तैयार करने के बाद एक काला टीका लगाकर कहा, बहुत सुंदर लग रहे हो। एक रिसोर्ट का पूरा गार्डन सजा हुआ था, जो कि दिखने में बिल्कुल पूरा जंगल थीम पर बेस था। निशा बाहर से अंदर आते ही जंगल समझकर घबरा जाती है। वो डर से बाहर से भागने लगती है कि अचानक किसी से टकरा जाती है। इससे पहले कि वो चीखती, वो ईशान उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, शू 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 शू, चिल्ला क्यों रही हो, मैं हूँ आदि। आदि की आवाज़ सुनकर निशा शांत हुई तो आदि ने चुटकी बजा दी, जिससे बाहर का हल्का अंधेरा भी हट गया। अब सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। के बीचों बीच गोल टेबल थी और उसके पास 2 चेयर थी। देखकर ही पता लग रहा था कि किसी कपल के लिए वो टेबल और चेयर अरेंज की हुई है। डेकोरेशन बहुत सुंदर लग रही थी। निशा तो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। उस रिसोर्ट में एक छोटा सा झील भी था, जिसमें लाल गुलाब बिखरे हुए थे। आसपास मोमबत्तियां लगी हुई थी, जिसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे हवा में घुलकर माहौल को और ज़्यादा रोमांटिक बना रही थी। बलून नीचे बिछाए गए थे। धीमे धीमे एक खूबसूरत रोमांटिक म्यूजिक प्ले हो रहा था। बाहर कुछ दूरी पर एक टेंट के साथ ठंड से राहत पाने के लिए बोनफायर का इंतजाम भी कर रखा था। आदि ने उसे पीछे से बाहों में भरते हुए अपना चेहरा उसके गले में छुपाते हुए प्यार से कहा, कैसा लगा? निशा ने भी मुस्कुराकर कहा, बहुत खूबसूरत है। आदि ने निशा को अपनी ओर किया। उसे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कहा, तुम भी कतई जहर लग रही हो। हमरा तो जी तुमको प्यार से गले लगाने का करात रहा। निशा आदि की लैंग्वेज समझते हुए मुस्कुरा दी। आदि ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, मुझे मेरी भौकाल वाली निशा पसंद है। तुम्हें मेरे लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर कॉलेज में तुम उस प्रिंसिपल का मुंह तोड़ देती तो मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होता। आदि निशा से अलग हुआ और जल्दी से निशा को खाने की टेबल के पास लेकर आया। उसे चेयर पर बैठाकर खुद भी बैठ गया। दोनों एक साथ डिनर करने लगे। अगली सुबह चाहत की नींद आज सुबह होने से पहले ही खुल गई। उसने अर्नव को देखा जो बाहर नहीं था। चाहत उठी और प्रेस होकर आई। उसने आज बिल्कुल सादे कपड़े पहने हुए थे। वो जल्दी जल्दी में बाहर निकल गई। अब अर्नव काफ़ी हद तक ठीक था, इसलिए वो जिम करने जाता था। जब वो उस जिम वाले रूम से बाहर निकाला तो इसकी नज़र चाहत पर पड़ी, जो कि दरवाज़ा बाहर से बंद करते हुए जा रही थी। अर्नव ने उसे ऐसे देखा तो थोड़ा हैरान रह गया। जब से वो अग्निहोत्री हाउस आई है तब से वो ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती थी।
अर्नब ने टाइम देखा तो सुबह के 4:30 हो रहा था, जिसे देखकर उसने खुद से कहा, ये चाहत इतनी सुबह 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 कहाँ जा रही है? अगर कहीं जाना है तो मुझे कह देती। वो उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया तो चाहत जा चुकी थी। अर्नब ने गुस्से से कहा, इसका दिमाग खराब है। अभी अभी कुछ दिनों पहले ही मुझ पर अटैक हुआ और आज ये यूं ही चली गई क्यों? अगर इसे कुछ नहीं ना ही मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। कहते हुए गाड़ी की चाबी उठाकर चाहत के पीछे पीछे निकल जाता है। दिनों गाड़ियां आकर एक तालाब के पास रुकती है, जहां पहले से ही कोई उनका इंतजार कर रहा था, जिसके साथ चाहत अंदर चली जाती है। अर्नब जब उसके पीछे आता हूं तो वो चाहत को पुकारता है, चाहत, चाहत रुको। बट चाहत को अर्नब के दूर होने की वजह से सुनाई नहीं दे रहा है। अर्नब उसके थोड़ा पीछे खड़ा हो गया तो सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने स्वयं कपूर की ही तस्वीर लगी हुई थी। उस पर माला चढ़ाया गया था। आत्मा शांति की पूजा की जा रही है, जिसे देखकर लग रहा था जैसे किसका श्राद्ध हो। अर्नब चाहत से दूर खड़ा था, इसलिए उसे साफ नजर नहीं आ रहा था, पर जैसे ही वो करीब जाने लगा तो बाहर रखी फोटो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि स्वयं कपूर और उसके साथ एक औरत की तस्वीर थी। अर्नब अपनी फटी आंखों से ये सब कुछ देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो वो देख रहा है वो सही है या सपना। अर्नब ने हैरानी से कहा, ये तो स्वयं कपूर की फोटो है, पर चाहत अपने हो पिता का श्राद्ध क्यों कर पाएगी जबकि वो जिंदा है? और ये औरत ये कौन है, क्योंकि ये तो स्वयं कपूर की बीवी नहीं है। फिर ये कौन है? चाहत ये सब क्यों कर रही है? क्या चाहत स्वयं कपूर की बेटी नहीं है? अर्नब चाहत को वापस आता हुआ देख वहां से निकल जाता है। जब 165 अनएक्सपेक्टेड किस पर मचा बवाल। अर्नब चाहत से दूर खड़ा था, इसलिए उसे साफ नजर नहीं आ रहा था, पर जैसे ही वो करीब जाने लगा तो बाहर रखी फोटो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि स्वयं कपूर और उसके साथ एक औरत की तस्वीर थी। अर्नब अपनी फटी आंखों से ये सब कुछ देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो वो देख रहा है वो सही है या सपना। अर्नब ने हैरानी से कहा, ये तो स्वयं कपूर की फोटो है, पर चाहत अपने हो पिता का श्राद्ध क्यों कर पाएगी जबकि वो जिंदा है? और ये औरत ये कौन है, क्योंकि ये तो स्वयं कपूर की बीवी नहीं है। फिर ये कौन है? चाहत ये सब क्यों कर रही है? क्या चाहत स्वयं कपूर की बेटी नहीं है? अर्नब चाहत को वापस आता हुआ देख वहां से निकल जाता है। चाहत घर आई तो अपने सामने अर्नब बैठा देखकर उसके होश उड़ गए। उसका चेहरा कुछ सफेद पड़ चुका था। अर्नब किसी राजा की तरह सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ उसे ही देख रहा था। अर्नब ने चाहत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अंडस को सुबह सुबह कहाँ गई थी तुम? और इतना भीग कैसे गई जबकि बारिश का तो कोई नमो निशान भी नहीं है? चाहत को अचानक कुछ समझ नहीं आया तो उसने झट से कहा, वो मैं बाहर पौधों में पानी दे रही थी, वही मेरा पैर फिसल गया और सारा पानी मुझ पर गिर गया। आपने मेडिसिन ली? आपने? मुझे पता है नहीं लिया होगा, मैं लेकर आती हूँ, कहते हुए जल्दी जल्दी बाहर से निकल गई। अर्नब उसकी बात सुनकर इतना तो समझ गया था कि वो झूठ बोल रही थी, पर क्यों? उसे यही बात पता करनी थी, जिस वजह से वो अपना फ़ोन निकलकर किसी को कॉल करते हुए कहता है, हेलो, मुझे आज शाम तक चाहत की सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट रहा है, इसलिए दोबारा सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे रिपोर्ट दो। कुछ देर बाद सब लोग सुबह का नाश्ता करने आते हैं। इसी बीच भी उन लोगों की आपस में कोई बात नहीं होती। सब लोग नाश्ता करने के बाद अपने अपनों काम पर निकल जाते हैं। यूनिवर्सिटी। आयु ने अपना मास्टर कंप्लीट करने के लिए बनारस से दिल्ली यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र कर दोबारा ज्वाइन कर लिया था। आयु कॉलेज के अंदर आता है तो देखता है कुछ सीनियर कुछ बच्चों को बुली कर रहे थे। आयु ने देखा तो सीधा उसके करीब आकर कहा, यह क्या हो रहा है? क्यों परेशान कर रहे हो उस बेचारे को? बुली कर रहे लड़कों में से एक लड़का कहता है, हम बुली नहीं कर रहे थे, बस पूछ रहे थे कि ये लड़का है या लड़की। क्यों? उसके कहने पर सारे बच्चे हंसने लगे। आयु ने उस लड़के को एक जोरदार थप्पड़ जड़कर कहा, अगर वो ट्रांसजेंडर है तो उसमें इसकी क्या गलती? अगर इतना ही शौक है तो चल मैं तुझे बताता हूँ बड़े इत्मीनान से कि तू क्या है, क्या बोलता है, चलेगा क्या मेरे साथ? आयु बात सुनकर बाहर खड़े सारे बच्चों उस लड़के का मजाक उड़ने लगे। वही आयु उस लड़के के साथ बाहर से चुपचाप निकल गया, लेकिन आयु के बिहेव में सबको काफी इम्प्रेस किया। अब आयु कॉलेज का द हैंडसम क्रश बन चुका था। वही वो लड़का चैतन्य सेठी आयु को जता हुआ बस गुस्से का घुट किए देख रहा था। कुछ देर बाद जब क्लास खत्म हुई तो आयु भी क्लास से निकलकर पार्किंग एरिया में आ गया।
बाहर आया तो उसके बिल्कुल होश उड़ गए क्योंकि उसकी नई गाड़ी का कांच किसी ने बहुत बुरी तरह कुचल दिया था। अपनी कार की हालत देखकर आयु बौखला जाता है। आसपास के स्टूडेंट से भी पूछता है तो सब उसे प्राची का नाम बताते हैं। आयु गुस्से से वापस हॉस्टल की तरफ जाते हुए प्राची उसे किसी लड़के संग बात करती दिखाई देती है। आयु गुस्से से इसके करीब जाकर प्राची को खींचते हुए अपने साथ लेकर जाने लगा। प्राची ने छूटने की कोशिश करते हुए गुस्से से कहती है, कहाँ लेकर जा रहे हो, छोड़ो मुझे। प्राची ने छूटने की कोशिश करते हुए उसके हाथ पर नाखून भिड़ाने की वजह से आयु ने उसका हाथ छोड़ दिया। ये देखकर प्राची ने जल्दी से वहां से जाने लगी। इससे पहले प्राची आयु की कैद से पूरी तरह आज़ाद हो पाती। तभी उसने प्राची के बालों को पकड़कर उसे अपने एकदम करीब लाकर उसकी आंखों में देखते हुए और दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। ये करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। उसकी बात सुनकर प्राची ने गुस्से भरी आंखों से देखकर कहा, देखो इसमें मेरी ग। आयु ने अपनी बात पूरी करके बिना किसी की परवाह किए प्राची के कांपते होठों पर अपने होठ रखकर उसे शांत कर दिया। किसी ने भी इस इंसिडेंट को एक्सपेक्ट नहीं किया था। आयु का सबके सामने प्राची को किस करना सबके लिए शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड था। कुछ स्टूडेंट के लिए ये मसालेदार खबर तो कुछ के लिए नया कंटेंट बन चुका था। आसपास के सभी स्टूडेंट की भीड़ लग चुकी थी। प्राची की आंखें शौक में और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी और वह लगातार आयु की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर आयु की ताकत ने प्राची की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। बिना किसी गलती के सजा मिलने पर प्राची की आंखों से अब आंसू निकलने लगे थे। गुस्से में वह आयु के सीने पर अपने दोनों हाथों से मुक्के मारने लगी, पर इसका भी आयु पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। फिर जब प्राची को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तब आयु उससे अलग हुआ। वह तेज तेज सांसें ले रही थी। फिर उसने गुस्से में आयु को जोर से धक्का दिया तो वह थोड़ा सा पीछे हो गया। आइंदा ऐसी हरकत करने से पहले आपने ये पनिशमेंट याद रखना मिस दीजिए। प्राची, जिसकी आंखें आंसू की वजह से लाल हो चुकी थी, वो अपनी आंसू भरी आंखों से उन्हें देखते हुए एक जोरदार का थापड़ उसके गाल पर रसीद देती है, जिसे आयु का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। उसके गालों पर प्राची के उंगलियों के निशान बिल्कुल छप चुके थे। आयु इस अचानक से इंसिडेंट के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो लड़खड़ा जाता है। प्राची अपने आंखों में आंसू लिए बाहर से निकल जाती है। दूसरी तरफ कार में कबीर मौनी दोनों आज चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे। कबीर मौनी को कार में बैठाकर उसकी सीट बेल्ट लगाता है, खुद ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है। मौनी अमितेश से गुस्से में पूछती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे उठाने की? हमने कहा ना हमें ड्राइविंग आती है। कबीर ने उसे देखकर कहा, तो तुम क्या चाहती थी, मैं मर जाऊं? नहीं, इतनी जल्दी मैं मौत कबूल नहीं करना चाहता, समझी। मौनी कुछ पूछने वाली होती है तभी कबीर उसे वार्निंग देते हुए कहता है, अब अगर तुमने एक भी शब्द कहा तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। मौनी के शब्द गले में ही अटक जाते हैं। वह जल्दी से अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लेती है, जिसे देखकर कबीर मुस्कुरा देता है। उसे देख सोचता है, कभी कभी इसकी क्यूट हरकत पर बड़ा प्यार आता है।